हेलो मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आप लोगों का रेशो ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही जानदार और बहुत ही बेहतरीन वीडियो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से हमने 300 महत्वपूर्ण अनुच्छेद तक का वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। यानी 1 से लेकर 300 अनुच्छेद तक का वीडियो बना के आप लोगों को दे दिए थे, और बाकी 301 से लेकर 395 तक का वीडियो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तो 301 से लेकर 395 तक वैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है और जो हमारे एग्ज़ाम में परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानते हैं जो हमारे होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। तो इसमें वाणिज्य और समागम और भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 301 देखिए। अनुच्छेद 301 देखिए, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 307 देखिए। अनुच्छेद 307 में क्या विवरण है? अनुच्छेद 307 में है अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति है। उसके बाद आगे देखिए भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो अनुच्छेद 308 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 309 देखिए। 309 भी इम्पोर्टेंट है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 312 में। उसके बाद अध्याय 2 में देखिए लोक सेवा आयोग। तो देखिए अनुच्छेद 315 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। और उसके बाद अनुच्छेद 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। और अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 320 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें है लोक सेवा आयोगों की कृत्य, यानी लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 320 में है। उसके बाद अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के
पर जो व्यय होता है, खर्च होता है, उसके बारे में अनुच्छेद 322 में वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 14 के को में अभिकरण है। अनुच्छेद 323 के को में प्रशासनिक अधिकरण है और अनुच्छेद 323 के को में अन्य विषयों के लिए प्राधिकरण है। के बाद भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 324 बड़ा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में निहित होना, यानी अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 325 भी देखिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 325 में है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। उसके बाद अनुच्छेद 326 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। उसके बाद अनुच्छेद 327 विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। उसके बाद भाग 16 में देखिए, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 331 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उसके बाद अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 333 में है राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उसके बाद अनुच्छेद 336 में है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 338 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 338 के को में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जनजातियां हैं और 342 में अनुसूचित जनजातियां से ऊपर जो है उसके बारे में उल्लेख है। उसके बाद भाग 17 में देखिए राजभाषा के बारे में उल्लेख है। तो अध्याय 1 संघ की भाषा। तो 343 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। और 345 में देखिए, 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा।
तो अनुच्छेद 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 350 में देखिए व्यथा के निवारण के लिए अव्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 350 के ए को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 350 खो के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होना चाहिए। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा का जो है किस तरह से विकास किया जाए पूरे देश में। फिर भाग 18 में आपात उपबंध। तो 352 देखिए, 352 में जो है आपातकाल की उद्घोषणा है, जो हमारे राष्ट्र में देश में आपातकाल लगाया जाता है। कोई बाहरी हथियारबंद आक्रमण या फिर कोई अराजकता फैलाने वाले भीड़ जिसके हाथों में हथियार हो, तो उसके खिलाफ जो है आपातकाल का घोषणा किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 356 भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। जब वहाँ राज्य सरकार से वहाँ का शासन, जब कोई भी राज्य का वहाँ के मुख्यमंत्री या राज्यपाल वहाँ का शासन नहीं संभाल पाता है, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। तो उस समय जो है वहाँ पर राष्ट्रपति का यानी केंद्र का जो है शासन चलता है, केंद्र सरकार का। उसके बाद अनुच्छेद 357 देखिए, अनुच्छेद 357 में है 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। और अनुच्छेद 358 भी देखिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 358 में है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। यानी जब आपातकाल जब लग जाता है तो उसमें अनुच्छेद 19 के जितने भी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार होता है, उनको जो स्वतंत्रता होती है, वो सभी को निरस्त कर दिया जाता है। यानी अनुच्छेद 19 में जितने भी नागरिकों की स्वतंत्रता है उसको निरस्त करके कुछ दिन के लिए समाप्त कर दिया जाता है आपातकाल लगाने के क्रम में। आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359 में है। उसके बाद अनुच्छेद 360 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, यानी वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में वर्णित है। हमारे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है, जबकि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। अनुच्छेद 363 देखिए, अनुच्छेद 363 में है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। उसके बाद अनुच्छेद 365 देखिए, अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है।
उसके बाद अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं हैं, अनुच्छेद 367 में निर्वचन है। उसके बाद भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन के बारे में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 368 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे कोई नियम कानून जिसमें संशोधन करना है, वैसे अनुच्छेद जिसमें संशोधन करना है तो वह जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद भाग 21 में है अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 370 देखिए, अनुच्छेद 370 में है जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो यह जो है अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। अब जो है वहाँ 370 अनुच्छेद लागू नहीं है। और उसके बाद 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बारे में विशेष उपबंध है। उसी तरह फिर देखिए अनुच्छेद 371 के को में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, खो में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, गो में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, घो में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अड़ो में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, चो में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, छो में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। उसके बाद जो में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध और झो में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इस तरह से इन सभी राज्यों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 में दिया गया है। तो हम अभी तक जिन अनुच्छेदों को टिक किए हैं तो उन सभी अनुच्छेदों को याद रखिएगा। वो सभी जो है आपके लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके होने वाली परीक्षाओं में ज़रूर वो सभी अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 372 देखिए, अनुच्छेद 372 में है 372 के को में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 376 देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। उसके बाद अनुच्छेद 378 भी इम्पोर्टेंट है, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। और अनुच्छेद 378 के तहत आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। उसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन के बारे में इसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 393 में है कि संक्षिप्त नाम, किसी का हम संक्षिप्त नाम रख सकते हैं अनुच्छेद 393 के तहत। और 394 अनुच्छेद 394 के को के तहत, अनुच्छेद 394 के को के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, यानी हिंदी भाषा में हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 395 निरसन, अनुच्छेद 395 में इसका निरसन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान के सभी 395 अनुच्छेदों में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन सभी प्रश्नों को हम
आप लोगों को टिक लगाकर बताएं कि ये सभी आपके होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये सभी आप जो है 2 से 3 बार देखिएगा तो सारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में टोटल अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने 2-4 दोस्तों भाई बहनों में शेयर करें, जिससे उनको भी इससे फ़ायदा हो, वो भी इसके बारे में जाने और वो भी परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रश्नों को हल करें और अच्छा नंबर से पास हों। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।